हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। सेल होता क्या है, ठीक है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही साथ हम लोग सेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग बहुत सारे थ्योरी देखने वाले हैं, ठीक है। जो आज का क्लास है दोस्तों, ये किसी भी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है। आप इस वीडियो को एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, पटवारी के लिए और एसआई, सीजी टेट और सी टेट एग्ज़ाम के लिए भी देख सकते हैं। मतलब ऐसे हर टाइप के एग्ज़ाम जिसमें आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास शुरू करते हैं। गाइस, सक्सेस की सबसे ख़ास बात है कि वे मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। मतलब दोस्तों, आपको जी तोड़ मेहनत करना है, अपना 100% दे के मेहनत करना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सेकंड नंबर दोस्तों, कोशिका की खोज किसने की। तो दोस्तों, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। अब दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने किस सन पे की, तो दोस्तों इन्होंने कोशिका की खोज 1665 में की है, ठीक है। जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की वो किस प्रकार की कोशिका थी, तो दोस्तों वो मृत कोशिका थी, ठीक है दोस्तों। वो थी मृत कोशिका, मतलब डेड सेल, ठीक है दोस्तों। मृत कोशिका की खोज की थी, ठीक है। तीसरा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। दोस्तों, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो दोस्तों कोशिका का सिद्धांत स्लेडन और स्वान ने दिया, ठीक है दोस्तों। चौथा, जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो दोस्तों जीवित कोशिका की खोज एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, अगर आपको बोले कि मृत कोशिका की खोज किसने की, तो मृत कोशिका की खोज दोस्तों रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया, 1665 में। लेकिन आपको पूछे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पूछे कि ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई, ठीक है दोस्तों, ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो दोस्तों ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्म। क्या है दोस्तों, माइकोप्लाज्म। छठवां देखते हैं, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। दोस्तों, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका, क्या देखना है दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका। तो दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडा। क्या है दोस्तों, शुतुरमुर्ग के अंडा। दोस्तों ये तो ही ब्रह्मांड की बात। लेकिन आपको पूछे कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका ये हो जाएगा मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों शुक्राणु और अंडाणु, मतलब स्पर्म और ओवम, ठीक है दोस्तों। स्पर्म और ओवम मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। अगर आपको पूछे कि जीवन की भौतिक आधार क्या है, दोस्तों जीवन की भौतिक आधार क्या है, दोस्तों ये हो जाएगा आपका जीवद्रव्य। दोस्तों क्या हो जाएगा, जीवद्रव्य। जीवद्रव्य को बोलते हैं दोस्तों प्रोटोप्लाज्म। ये हो जाएगा दोस्तों प्रोटोप्लाज्म दोस्तों, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर देखो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र की कोशिका, नर्व सेल दोस्तों, ठीक है दोस्तों, नर्व सेल आ जाएगा। 10वां नंबर देखते हैं, विभाजन रहित कोशिका। दोस्तों विभाजन रहित मतलब आप क्या समझते हो, ऐसी कोशिका जिसमें विभाजन नहीं होती है, सेल डिवीजन नहीं होती है, ऐसी कोशिका हम लोग बोलते हैं तंत्रिका तंत्र की कोशिका। दोस्तों कौन सी कोशिका है दोस्तों, ये है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। 11वां नंबर, सबसे तेज विभाजित होने वाली कोशिका। दोस्तों अगर आपको पूछे कि मानव शरीर की सबसे तेज विभाजित होने वाली कोशिका कौन सी है, तो सबसे तेज विभाजित होने वाली कोशिका है दोस्तों यकृत, लीवर। दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, अगर आपको पूछे कि मानव शरीर के कौन से कोशिका में पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, तो भी इसका आंसर यकृत ही आएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 12 नंबर देखते हैं, कोशिका का मस्तिष्क है। दोस्तों कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो दोस्तों कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहा जाता है दोस्तों, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है दोस्तों। इसे एक और नाम से जाना जाता है कि कंट्रोलर, ठीक है दोस्तों। ये एक कंट्रोलर के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये पूरे सेल को कंट्रोल करके रखता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये तो हुआ दोस्तों हमारे एक लाइन वाले उत्तर। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों इसमें थ्योरी पोर्शन, ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों
सबसे पहले देखो कोशिका क्या होता है। ठीक है दोस्तों, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट है और आधारभूत इकाई है दोस्तों, फंडामेंटल यूनिट है। क्या है ये है फंडामेंटल यूनिट। ठीक है दोस्तों, और ये सबसे छोटी इकाई है दोस्तों, स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे जब कोशिका आपस में मिलते हैं तब ऊतक का निर्माण होता है, और बहुत सारे ऊतक जब आपस में मिलते हैं तब अंग का निर्माण होता है, और जब सारे अंग आपस में मिलते हैं तो दोस्तों शरीर का निर्माण होता है। जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, हमारे हाथ, पैर, सिर, आँख, नाक, कान, ये सभी अलग अलग अंग है, लेकिन ये सभी अंग आपस में जुड़ गया है दोस्तों, तब हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। दोस्तों इसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत बढ़िया से समझ सकते हो। दोस्तों कैसे समझ सकते हो, देखो कोई भी घर बनता है तो उसमें सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों, तो सबसे छोटी इकाई ये ईंट होता है दोस्तों। घर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों, ईंट होती है। और जब ये ईंट को आपस में जोड़ा जाता है, इन ईंटों को आपस में जोड़ा जाता है, तब एक दीवार बनता है दोस्तों। क्या बनता है, एक दीवार बनता है। और जब ये चार दीवार आपस में मिलता है, चार दीवार आपस में मिलता है, तब एक रूम का निर्माण होता है दोस्तों, एक रूम का निर्माण होता है। और जब ये रूम, हॉल, किचन सभी आपस में मिलके एक घर का निर्माण करता है दोस्तों। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो ऊतक होते हैं वो ऊतक आपस में जुड़ के अंग का निर्माण करता है, और अंग आपस में मिलके शरीर का निर्माण करता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इसका थ्योरी पोर्शन देखेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन करेंगे। तो दोस्तों सेल क्या है, कोशिका क्या है दोस्तों, कोशिका सजीवों में रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है दोस्तों, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेल की सबसे खास बात होती है कि इसमें सेल्फ जनन की क्षमता पाई जाती है, मतलब इसमें सेल डिवीजन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हूँ मैं कोशिका के प्रकार। तो दोस्तों कोशिका दो प्रकार के होता है, एक होता है आपका एक कोशिकीय जीव और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। मतलब अगर कोई भी जीव एक कोशिका से मिलकर बना है तो उसे हम लोग एक कोशिकीय जीव बोलेंगे। अगर कोई भी जीव मोर देन एक कोशिका से बना है, मतलब एक से ज़्यादा कोशिका से बना है, तो उसे दोस्तों हम लोग बहुकोशिकीय जीव बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव को यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और बहुकोशिकीय जीव को बाइसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं दोस्तों। यह जगह बाइसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अगर मैं बोलूँ कि एक कोशिकीय जीव कौन कौन सी है, तो दोस्तों ऐसे सभी जीवों को एक कोशिकीय जीव बोला जाता है जिसे हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते। जैसे दोस्तों आ जाएगा जीवाणु, विषाणु, फंगस, एल्गी, ये सभी एक कोशिकीय जीव है, मतलब यूनिसेल्युलर जीव, मतलब एक ही कोशिका से मिलकर बने हैं। अगर मैं बात करूँ बाइसेल्युलर मतलब बहुकोशिकीय जीव, तो दोस्तों इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल, और जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये हो जाएगा यूनिसेल्युलर, ये हो जाएगा बाइसेल्युलर। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इन दोनों में उदाहरण की बात करूं तो यूनिसेल्युलर में आ जाएगा आपका बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, एल्गी, ये सभी एक कोशिका से मिलकर बना होता है दोस्तों। लेकिन अगर मैं बात करूं बाइसेल्युलर तो इसमें आ जाएगा आपका एनिमल सेल, ये हो जाएगा आपका प्लांट सेल, और ये सब क्या बना है दोस्तों, एक से ज़्यादा कोशिका से मिलकर बना होता है दोस्तों। ये एक से ज़्यादा कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सेल थ्योरी किसने दिया था, मैंने आपको हम बताया कि सेल थ्योरी स्लेडन और स्वान ने दिया था। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा स्लेडन और स्वान। स्लेडन और स्वान ने क्या कहा था दोस्तों, स्लेडन और स्वान ने ये कहा था कि जितने भी प्रकार के जीव है ये कोशिका से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है दोस्तों, कोशिका से मिलके बना होता है। लेकिन दोस्तों जो वायरस होता है, क्या दोस्तों, विषाणु होता है, ये न्यूक्लियस, ये किससे मिलके बना होता है दोस्तों, ये आपका न्यूक्लियस और डीएनए से मिलके बना होता है। ये जो दोस्तों विषाणु है ये न्यूक्लियस प्लस डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियस से मिलके बना होता है, मतलब न्यूक्लिक अम्ल से मिलके बना होता है। यहीं पास स्लेडन और स्वान की थ्योरी क्या हो गया दोस्तों, फेल हो गया, क्योंकि इसने बताया था कि सभी जीव कोशिका से मिलकर बना होता है, लेकिन विषाणु भी एक जीव है दोस्तों, और ये विषाणु न्यूक्लिक अम्ल और डीएनए से मिलकर बना होता है। यही कारण है कि स्लेडन और स्वान की थ्योरी फेल खा गया दोस्तों, दोनों की थ्योरी क्या हो गया, फेल खा गया। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब मैंने अब आपको बताया कि एक कोशिकीय जीव मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो एक कोशिकीय जीव को हम लोग पहचानेंगे कैसे, भाई उसकी स्ट्रक्चर हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो अब हम लोग इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। दोस्तों ये है आपके एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव मैंने आपको बताया बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, वायरस, ये सभी आपके एक कोशिकीय जीव है, ठीक है दोस्तों। तो एक कोशिकीय जीव में क्या क्या होता है, एक कोशिकीय जीव में ये फ्लैजिला होता है, ठीक है दोस्तों। फ्लैजिला क्या काम करता है, फ्लैजिला चलने में मदद करता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना, इसमें राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है, और होता है आपका इसमें सेल वॉल होता है। सेल वॉल के बाद आपका इसमें डीएनए होता है दोस्तों। आपको मेन क्या याद रखना है, फ्लैजिला, राइबोसोम, सेल वाला और डीएनए, 4 चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ आपको जो इसमें क्या है, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव में आपका क्या आता है, जो बाइसेल्युलर में क्या आता है आपका एनिमल सेल और आता है आपका प्लांट सेल, ठीक है दोस्तों। एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो अब हम लोग एनिमल सेल और प्लांट सेल के क्या देखेंगे, संरचना देखने वाला, ठीक है दोस्तों। संरचना देखने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अगर मैं बात करूं एनिमल सेल, ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं बात करता हूं एनिमल सेल, है ना, तो एनिमल सेल की स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, एनिमल सेल मतलब कोई भी जानवर, इसमें ह्यूमन भी आते हैं, ठीक है दोस्तों, हम इंसान लोग भी इसमें आते हैं। तो अगर इसकी आप सबसे बाहरी संरचना देखोगे तो इसमें आपको दिखेगा, क्या दिखेगा दोस्तों, आपको दिखेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगा। उसके बाद आपको दिखेगी इसमें कोशिका द्रव्य दोस्तों, कोशिका द्रव्य दिखेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगा, कोशिका द्रव्य दिखेगा। इसमें आपको मिलेगा राइबोसोम मिलेगा, और क्या मिलेगा, परागजीसोम मिलेगा, प्रोटोप्लाज्म मिलेगा दोस्तों। इसमें मिलेगा आपको गोल्जी अपरेटस मिलेगा। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका मिलेगा। इसमें आपको केंद्रक देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यह जगह दोस्तों आपको केंद्रिका, ये क्या आपका केंद्रिका है, केंद्रिका भी रहता है। अब देखते हैं हम लोग प्लांट सेल। एनिमल सेल हो गया, प्लांट सेल। कोई भी आप पौधों को देखोगे, ठीक है दोस्तों, कोई भी आप पौधे को आप देखते हो तो सबसे बाहर में क्या दिखाई देता है दोस्तों, हमें एक सेल वॉल दिखाई देता है, हमें छाल दिखाई देता है दोस्तों, उसी को बोलते हैं सेल वॉल। तो इसके सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसके सबसे बाहरी परत, जो ये सबसे बाहरी परत है, ये हो जाएगा आपका सेल वॉल दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका सेल वॉल। उसके बाद इसमें भी क्या होता है दोस्तों, ये जो दिख रहा है ये हो जाएगा आपका कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा। इसमें एक राजधानी रहता है, ये क्या है दोस्तों, वैक्यूल है, वैक्यूल, राजधानी को इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं। ये क्या काम करता है, ये बरसात के दिन में जब बारिश होता है तो वाटर को इकट्ठा कर लेता है ड्रॉपलेट के फॉर्म में, बूंदों के फॉर्म में, और बाद में जब गर्मी आती है और जब पौधों को पानी की आवश्यकता होती है उस टाइम ये ड्रॉपलेट प्लांट को वाटर प्रोवाइड कराता है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या रहता है, इसमें राइबोसोम रहता है, और क्या रहता है इसमें क्लोरोप्लास्ट, आपको पता है, क्लोरोफिल पता है आपको, क्लोरोफिल मतलब जो हरित लवक है वो होता है। और इसमें होता है दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, ये अंतःप्रद्रवी जालिका। देखो दोस्तों, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, अगर उसमें राइबोसोम है, जैसे यहाँ पर देखो ये दाना दाना सा दिखाई दे रहा है, इसमें राइबोसोम है। अगर राइबोसोम है मतलब वो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इधर ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम नहीं है उसे चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस, केंद्रक, केंद्रिका, कोशिका झिल्ली, इन सभी को हम लोग बहुत डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया कि ये एक हो गया आपका कोशिका, ठीक है दोस्तों। अब कोशिका के अंदर क्या क्या होता है, तो कोशिका के अंदर आपका जीव द्रव्य होता है, रिक्तिकाएँ होती है और कोशिका भित्ति होती है। अगर मैं बात करूँ इसमें जीव द्रव्य में क्या होता है दोस्तों, आपका केंद्रक होता है, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, और केंद्रिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म, ठीक है दोस्तों। अब केंद्रक के अंदर क्या क्या होता है, तो केंद्रक का सबसे बाहरी परत कहलाता है दोस्तों केंद्रक मेम्ब्रेन या फिर केंद्रक कला। इसमें रहता है न्यूक्लिक अम्ल या फिर इसे बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। इसमें क्रोमेटिन जालिका रहता है दोस्तों। ये क्रोमेटिन जालिका क्या करता है, ये क्रोमेटिन जालिका ही क्या रहता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वही इस क्रोमेटिन जालिका में रहता है। साथ साथ इसमें एक न्यूक्लियोलस रहता है जिसे हम लोग केंद्रिका कहते हैं,
ये तो हो गया केंद्रक के अंदर। अगर मैं बात करूं कोशिका द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य में मेन रहता है दोस्तों कुछ कुछ कोशिकांग रहते हैं और कोशिका द्रव्य। ये जो कोशिकांग है दोस्तों यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं इंग्लिश में यूज़ करूँगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बोलूँगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी काय और तारकाय, ठीक है दोस्तों, ये सभी इसमें रहता है। और इसमें क्या क्या रहता है, एक रहता है दोस्तों इसमें साइटोप्लाज्मिक लिक्विड। साइटोप्लाज्मिक लिक्विड में क्या रहता है दोस्तों, ये प्लाज्मा लेमा रहता है और दूसरा टीनोप्लास्ट रहता है। ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ जो प्लांट है उसको पोषण के लिए कुछ कुछ जो एनर्जीज है जो उसे स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि आपका आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। और ये इमरजेंसी में दोस्तों प्लांट को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। प्लांट को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल क्या होता है, पादप कोशिका क्या होता है और जंतु कोशिका क्या होता है। अब हम वो देखेंगे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या समानता है और क्या क्या असमानता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या असमानता है। तो दोस्तों प्लांट कोशिका मतलब जो पादप सेल है उसके सबसे बाहरी परत को बोलते हैं सेल वॉल, मतलब कोशिका भित्ति। लेकिन कोशिका भित्ति ह्यूमन सेल में या फिर एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, क्योंकि आप खुद देखो कि किसी भी जानवर में आप देखोगे तो किसी प्रकार का जो सेल वॉल जो होता है वो नहीं होता है एनिमल सेल में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्लांट को लार्ज वैक्यूल की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वो वाटर स्टोर करके रखता है, राजधानी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो एनिमल सेल इसमें वाटर को स्टोर करने के लिए किसी प्रकार के लार्ज वैक्यूल या फिर राजधानी की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि प्लांट में क्लोरोफिल रहते हैं दोस्तों। ये क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करता है, अपने भोजन का निर्माण करता है। लेकिन आप देखोगे कि जो जंतु कोशिका होता है उसमें किसी भी प्रकार का क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये इसमें आपको मेन 3 अंतर याद रखना है। उसके बाद क्या क्या समानता पाई जाती है दोस्तों, जो आपके प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल मतलब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है दोस्तों, गोल्जी बॉडी पाया जाता है, रफ और स्मूथ दोनों प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्मा पाया जाता है और राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। साइटोप्लाज्मा को बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है दोस्तों। साइटोप्लाज्मा को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आप इस डायग्राम के थ्रू दोस्तों बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ये हो जाएगा दोस्तों आपका प्लांट सेल और ये होगा जाएगा दोस्तों आपका एनिमल सेल, ठीक है दोस्तों। तो देखो प्लांट सेल में मैंने आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल और वैक्यूल ये प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये जो बाकी जितना भी है यहाँ ये सभी प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और जो लाइसोसोम है और सेंट्रोसोम ये दोनों सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल और वैक्यूल ये प्लांट सेल में पाया जाता है। जो ये दोनों सोम ब्रदर्स है, कौन कौन सोम ब्रदर्स है दोस्तों, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, ये दोनों एनिमल सेल में पाया जाता है। इसे आप बहुत बढ़िया से ध्यान देंगे। आप इस स्ट्रक्चर को देख के समझ जाओगे कौन कौन सा क्या स्ट्रक्चर है दोस्तों। जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये गोल्जी ऑपरेटस का है, ठीक है दोस्तों, गोल्जी ऑपरेटस का है जो कि दोनों में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये जो स्ट्रक्चर है आपका ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसमें भी पाया जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है दोस्तों, ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब न्यूक्लियस दोस्तों ये जो बड़ा दिख रहा है दोनों में, ये दोनों न्यूक्लियस है, कि दोनों में न्यूक्लियस पाया जाता है। अब न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा दिख रहा है न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका, ये दोनों में ही पाया जाता है, ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियोलस। अब इसके साइड में जो दिख रहा है दोस्तों जालीनुमा स्ट्रक्चर, जिसमें भी जालीनुमा स्ट्रक्चर है, ये जालीनुमा स्ट्रक्चर आपका है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि दोनों में पाया जाता है। साइटोप्लाज्मा दोस्तों दोनों में साइटोप्लाज्मा पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है। पराक्सीसोम दोनों में पाया जाता है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका पराक्सीसोम हो जाएगा, मतलब दोनों में क्या पाया जाता है, ये पराक्सीसोम पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको बहुत बढ़िया से समझ आया होगा। दोस्तों हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल मतलब पादप सेल और जंतु सेल दोनों में अंतर देख लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका प्रोकैरियोटिक सेल
और यूकैरियोटिक सेल में अंतर। अब आप बोलोगे सर ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? तो भाई जो आपका एक कोशिकीय जीव मतलब यूनिसेल्यूलर जो जीव है उससे ही हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, और जो बाइसेल्यूलर मतलब बहुकोशिकीय जीव को ही हम लोग यूकैरियोटिक बोलते हैं। तो समझ रहे हो, प्रोकैरियोटिक मतलब यूनिसेल्यूलर, यूकैरियोटिक मतलब बाइसेल्यूलर। ठीक है दोस्तों, मतलब एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो इन दोनों में क्या अंतर है दोस्तों? ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। आपको इसे मात्र कुछ अंतर याद रखना है जो बहुत ज़्यादा आईएमपी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, देखो जो आपका यूकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है दोस्तों, आपका जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें आपका क्रोमोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका और गोल्जी उपकरण, ये सभी क्या होता है दोस्तों? ये सभी प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। लेकिन जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें इनमें से कोई भी उपस्थित नहीं होता है। क्या उपस्थित नहीं होता है? क्रोमोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका और गोल्जी उपकरण, ये सभी दोस्तों इसमें एब्सेंट होता है। लेकिन जो आपके यूकैरियोटिक सेल में ये सभी प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में आपका ये सभी एब्सेंट होता है। ठीक है दोस्तों, जो क्रोमोसोम होता है इसमें एक ही होता है दोस्तों, क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही होता है, लेकिन आपके यूकैरियोटिक सेल में एक से अधिक होता है, मोर देन वन होता है। ठीक है दोस्तों, मोर देन वन होता है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत बढ़िया से समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एक चीज़ आप बहुत बड़े से ध्यान दीजिएगा, जो आपका केंद्रक द्रव्य होता है, ठीक है दोस्तों, क्या होता है आपका केंद्रक द्रव्य, ये हो जाएगा दोस्तों केंद्रक द्रव्य। ठीक है दोस्तों, प्लस आपका हो जाएगा कोशिका द्रव्य, ये हो जाएगा दोस्तों कोशिका द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को आपस में मिला के दोस्तों हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य। ये हो जाएगा आपका दोस्तों जीव, ये हो जाएगा द्रव्य। आपको याद रखना है जो आपका केंद्रक द्रव्य है और कोशिका द्रव्य है, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इन दोनों को मिला के हम लोग जीव द्रव्य बोलते हैं। अब दोस्तों हम लोग इससे इम्पोर्टेंट कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि एग्जाम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, आप लोग इसमें स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। दोस्तों फादर ऑफ बायोलॉजिकल साइंस किसे कहा जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन देख लो, अरस्तु, लुई पास्चर, रॉबर्ट हुक, लैमार्क। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर ए, अरस्तु। ये देखो दोस्तों ये अरस्तु है और अरस्तु को ही जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन देखो दोस्तों, ए लैमार्क, ट्रेवलिस, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी लुई पास्चर और ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। तो दोस्तों जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दोस्तों लैमार्क ट्रेविरेंस। ये दोस्तों ये है आपका लैमार्क ट्रेविरेंस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों फादर ऑफ बॉटनिकल साइंस। तो दोस्तों फादर ऑफ बॉटनिकल साइंस किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन हो जाएगा ए रॉबर्ट हुक, बी थियोफ्रस्टस, डी रॉबर्ट ब्राउन, सी रॉबर्ट ब्राउन, डी लुई पास्चर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थियोफ्रस्टस। दोस्तों यही वो साइंटिस्ट है, यही वो वैज्ञानिक है जिसे फादर ऑफ बॉटनिकल साइंस वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और एक बात याद रखो दोस्तों, ये जो लुई पास्चर है, ठीक है दोस्तों, इस लुई पास्चर को क्या कहा जाता है? इसे सूक्ष्म जैविकी का जनक कहा जाता है दोस्तों, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगर आपको एग्जाम में पूछे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो हो जाएगा दोस्तों आपका फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मतलब लुई पास्चर। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, कैंसर व गांठों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों कैंसर एवं गांठों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कैंसर एवं गांठों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों ऑन्कोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? ऑन्कोलॉजी। तो अब ये भी जानो दोस्तों कि डर्मेटोलॉजी क्या कहलाता है? स्किन। ठीक है दोस्तों, स्किन रोगों का अध्ययन को हम लोग डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा आपका स्किन रोगों का अध्ययन को हम लोग डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। यह है आपका दोस्तों न्यूरोलॉजी। अब न्यूरोलॉजी क्या होता है?
दोस्तों नर्व से रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं उनका अध्ययन को हम लोग बोलते हैं न्यूरोलॉजी। ठीक है दोस्तों, ये है आपका दोस्तों साइकोलॉजी। तो दोस्तों साइकोलॉजी क्या होता है? मनोविज्ञान का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है आपका? मनोविज्ञान का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था दोस्तों कि कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है आपका साइटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों ये सेरीकल्चर क्या कहलाता है? दोस्तों रेशम कीट का अध्ययन आपका सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, रेशम कीट का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। जियोलॉजी, ठीक है दोस्तों, भूविज्ञान का अध्ययन, इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका आ जाएगा भूविज्ञान। भूविज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है आपको? जियोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमको बहुत बढ़िया से समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका विज्ञान का जनक। दोस्तों कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका विज्ञान का जनक, ऑप्शन देख लो दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा आपका रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट बाउन, अरस्तु। ठीक है दोस्तों, कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? अब देखना है दोस्तों कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में पाया जाता है लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। तो दोस्तों क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहले देखो दोस्तों क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति भी पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, और जो गोल्जी बॉडी है ये इन दोनों में पाया जाता है। दोस्तों ये उन दोनों में पाया जाता है। मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए और बी, मतलब क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति इन दोनों में मुख्य अंतर है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? दोस्तों आपको देखना है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर क्या है। ठीक है दोस्तों, तो जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें भी राइबोसोम होता है। ठीक है दोस्तों, कोशिका झिल्ली दोनों में होता है, जीव द्रव्य दोनों में होता है, लेकिन दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये यूकैरियोटिक सेल में होता है लेकिन आपके प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। इसलिए दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका, मैंने आपको सबसे पहले बताया था दोस्तों कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका को पूछे तो आपको क्या जवाब देना है दोस्तों? शुतुरमुर्ग के अंडा, ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ये जो 9वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों ये एसएससी CHSL 2016 में पूछा गया दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है दोस्तों? ज्ञात सबसे छोटी प्राकृतिक जीव। दोस्तों मैंने क्या बताया था कि ब्रह्मांड की सबसे छोटी, अगर आपको कोशिका पूछे सबसे छोटी कोशिका तो आपको क्या बताना है दोस्तों? आपको बताना है दोस्तों माइकोप्लाज्म। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर माइकोप्लाज्म हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ऑप्शन नंबर बी माइकोप्लाज्म हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाला है एक बार देख लो। इसका पार्ट 2 आएगा दोस्तों, जिसमें हम लोग बहुत सारे कोशिकांग के बारे में पढ़ने वाला है, बहुत डिटेल से, बहुत मज़ेदार आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम क्या होता है, इन सभी के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे देखो हम लोग? लाइसोसोम के बारे में, केंद्रक के बारे में, राजधानी के बारे में, तर्काय। ठीक है दोस्तों, ये देखो क्रोमोसोम, सभी के बारे में हम लोग इसके बाद वाले क्लास से बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल दोस्तों लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल न भूलें। ठीक है दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों बेल आइकन को बिल्कुल बढ़िया से प्रेस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन बहुत बढ़िया से मिलते रहे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि इस क्लास से आपको बेटर इन्फॉर्मेशन मिला, आपको कुछ सीखने को मिला, आप कुछ लर्न किए, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, हैप्पी लर्निंग।